Hi friend, I am Aniket Malik. Today we are discussing the topic welding. What is the welding? वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? वह क्लासिफिकेशन क्या होगा वेल्डिंग प्रोसेस का और प्रोसेस पैरामीटर क्या होते हैं और एप्लीकेशन क्या होगी इनके बारे में स्टडी करेंगे। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग को कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ joining metal by heating to a suitable temperature with या without the application of pressure या and with या without use the filler metal। वेल्डिंग क्या है? किसी भी मेटल को ज्वाइन करना, यानी वेल्डिंग हमारा एडिटिव प्रोसेस है, मटेरियल एडिशन प्रोसेस है, यानी एडिटिव प्रोसेस हो गया, यानी पॉजिटिव प्रोसेस होगा हमारा। इसमें मटेरियल क्या होगा? ऐड होगा मटेरियल का। किसी भी मटेरियल को, दो मटेरियल को कंबाइन करना ही हमारा क्या है? वेल्डिंग है। इसे बाय प्रेशर के द्वारा, बिना प्रेशर के द्वारा, फिलर मेटल का यूज करके या बिना फिलर मेटल का यूज करके। अब प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशन क्या होंगे? वेरियस टाइप की होती हैं, जैसे लाइक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड लिक्विड स्टेट हमारा वेल्डिंग होगा। अब प्रोसेस मैटरमीटर, किसी में इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, किसी में गैस यूज की जाएगी, ऑक्सीजन वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाएगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं इनमें। अब हमारा क्या हो गया? वेल्डिंग जो है आसानी से किसी भी चीज को, मोस्ट रैपिड एंड इजीएस्ट वे ऑफ फैब्रिकेशन एंड असेंबली ऑफ मेटल पार्ट, आसानी से किसी भी मेटल को जोड़ सकता है और सबसे आसान है असेंबल करना मेटल पार्ट को वेल्डिंग के द्वारा, फैब्रिकेशन करना किसी भी कंस्ट्रक्शन को, किसी भी मशीन को वेल्डिंग के द्वारा इजीएस्ट वे से हम फैब्रिकेट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन वैसे वेल्डिंग की ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी यूज होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रेल रोड इंडस्ट्री में, प्रेशर वेसल एंड टैंक इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, स्टोरेज टैंक इंडस्ट्री, पाइपलाइन इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट इंडस्ट्री और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इंडस्ट्री, इट सेक्टर, यानी बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या यूज किया जाता है? वेल्डिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले कितने टाइप के होंगे ये हमारे? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, हमारा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग तीन टाइप में, तीन कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड होता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग एंड सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हमारा ऑटोजीनियस वेल्डिंग होता है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग हमारा होमोजीनियस होता है और सॉलिड लिक्विड स्टेट हमारा क्या होता है? हेट्रोजीनियस वेल्डिंग होता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हमारा एक्सप्लोसिव वेल्डिंग आ गया, फ्रिक्शन वेल्डिंग आ गया, फोर्स वेल्डिंग आ गया, डिफ्यूजन वेल्डिंग आ गया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आ गया, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आ गया, लेजर बीम वेल्डिंग आ गया। अब होमोजीनियस में क्या आएगा? वेल्डिंग में रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, केमिकल वेल्डिंग होगा हमारा एंड आर्क वेल्डिंग होगा। अब हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग दो होता है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग हो गया, तीन टाइप के होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारा। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग हो गया, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग हो गया और रेजिस्टेंस हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया। तीन टाइप की हो गया, यानी सीम होता है रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग और रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया? प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया। अब हमारा क्या होता है? केमिकल वेल्डिंग। केमिकल वेल्डिंग हमारे गैस वेल्डिंग हो गई, जैसे ऑक्सीजन वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग होता है। केमिकल वेल्डिंग दो टाइप के होंगे हमारी, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग हमारे कितने टाइप के होंगे? आर्क वेल्डिंग हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला हो गया सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। दूसरा हमारा क्या हो गया? सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और तीसरा हमारा हो गया सिल्डेड गैस वेल्डिंग। जो हमारा सिल्डेड गैस वेल्डिंग होता है ये कितने टाइप की होंगी? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होगा, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गया। अब इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में साइज होते हैं, जैसे वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग कितने टाइप के बताए थे मैंने? इसमें गैस वेल्डिंग हमारे तीन टाइप के होते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हो गया हमारा, एयर एसिटिलीन भी होता है और ऑक्सी हाइड्रोजन भी होता है। रेजिस्टेंस में स्पोर्ट सीम प्रोजेक्शन और एक बट वेल्डिंग भी होता है। आर्क वेल्डिंग में
मैंने मेटल आर्क भी बताया था, प्लाज्मा आर्क, मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस टंगन, MIG और TIG वेरी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है। और कार्बन आर्क हो गया। न्यू इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होते हैं और लेजर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में मैंने बताया था। फ्रिक्शन वेल्डिंग आ गया हमारा, अल्ट्रासोनिक हो गया, डिफ्यूजन हो गया और एक्सपेल्सिव हो गया। नहीं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग। सॉरी ये भी हमारे इसमें नहीं आती, सॉरी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में नहीं होती। इसमें मटेरियल को क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है, वो हीट सप्लाइड की जाती है। तो ये नई रिसर्च के बाद हमने दो वेल्डिंग निकाले थे, इलेक्ट्रॉन बीम एंड लेजर वेल्डिंग। अब वेल्डिंग में दो टाइप और होती है, इनकी भी कैटेगरी होती है। एक फ्यूजन वेल्डिंग होता है जिसमें क्या होता है, हीट के द्वारा मेटल को ज्वाइन किया जाता है, और नॉन प्रेशर वेल्डिंग होता है। दो टाइप होगी हमारी, एक तो नॉन प्रेशर बोल सकते हैं, फ्यूज के द्वारा इनकी कैटेगरी होती है, फ्यूजन वेल्डिंग होगा। और दूसरा फ्यूजन और नॉन प्रेशर बोला जाएगा इसको तो वेल्डिंग प्रोसेस को। दूसरी कैटेगरी होती है इसमें कोल्ड प्रेशर या प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के द्वारा, प्रेशर के द्वारा वेल्डिंग को जोड़ा जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके एंड प्रेशर लगा के। ये नॉन प्रेशर वेल्डिंग हो गया। ये हमारा प्रेशर के द्वारा जोड़े जाते हैं। इनकी कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। जैसे हीट ऑब्टेन की जाएगी किसके द्वारा, एनर्जी रे के द्वारा। लो एनर्जी रे में जो हीट ऑब्टेन की जाती है, किसी भी एनर्जी, दो आती है हमारी, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया और लेजर बीम वेल्डिंग हो गया। जो रे के द्वारा एनर्जी किसके द्वारा भेजते हैं, रे, ये फ्यूजन वेल्डिंग में आते हैं। लो टेम्परेचर में सोल्डरिंग आ गई, सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ये हमारी आती है लो टेम्परेचर। अब इलेक्ट्रिक आर्क, ये भी हमारे क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हमारे जैसे मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, कार्बन हो गया, टंगस्टन हो गया, आर्गन वेल्डिंग हो गया और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हो गया, और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिक स्लैग वेल्डिंग हो गया। अब हमारे जैसे लाइक केमिकल वेल्डिंग है, केमिकल में हमारा गैस वेल्डिंग हो गया, थर्मिट वेल्डिंग हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग है। तो फ्यूजन वेल्डिंग की कैटेगरी में कितने हो गई, जो हीट ऑब्टेन किसके द्वारा करी, एनर्जी रे के द्वारा, हमारे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन बीम एंड लेजर वेल्डिंग होती है। जो लो टेम्परेचर वेल्डिंग होते हैं हमारे, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग हो गई, ये लो टेम्परेचर वेल्डिंग हो गई। इलेक्ट्रिक आर्क, जो इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा वेल्डिंग हो, इसमें मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है, जिसमें मेटल आर्क वेल्डिंग होगी। कार्बन आर्क हो गया, मेटल आर्क, कार्बन आर्क वेल्डिंग हो गया, टंगस्टन हो गया, हमारा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होगी, अब हमारे केमिकल एनर्जी वाले वेल्डिंग है मेरे, ये गैस वेल्डिंग होगी और थर्मिट वेल्डिंग होगी। ये सारे के सारे क्या हैं, फ्यूजन के द्वारा यूज किए जाते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग में नहीं आता। सिर्फ कौन कौन से आते हैं, जिसमें क्या हो, फ्यूजन हो, मतलब जिसमें रे का हीट ऑब्टेन हो किसी भी तरीके से, जिसमें हीट ऑब्टेन फ्रॉम किसके द्वारा के, एनर्जी रे की वजह से, लो टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक आर्क की और केमिकल एनर्जी की वजह से, इन्हें फ्यूजन बोलते हैं। अब सेकंड टाइप होगी हमारी कोल्ड या प्रेशर वेल्डिंग। ये हीट ऑब्टेन होती है, जैसे स्मिथ फोर्स, यानी हीट ऑब्टेन, इसमें क्या होगी, स्मिथ फोर्स वेल्डिंग बाय किसके द्वारा, इसमें फोर्स वेल्डिंग आएगा, बाय हैमर्स के द्वारा जब हीट ऑब्टेन की जाती है, इसे स्मिथ फोर्स वेल्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी रेजिस्टेंस के द्वारा, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जिसमें एनर्जी जनरेट, इसमें ये प्रेशराइज वेल्डिंग होती है। इनमें सब में क्या होता है, प्रेशर यूज किया जाता है। इनमें क्या होता है, नॉन प्रेशराइज वेल्डिंग होंगे। इलेक्ट्रिक बीम, लेजर बीम में कोई प्रेशर यूज नहीं किया जाएगा। हमारा लो टेम्परेचर वेल्डिंग बताई थी, सोल्डरिंग ब्रोजिंग में हमारा कोई नहीं होगा। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में मैंने वो कार्बन आर्क, मेटल आर्क, टंगस्टन आर्क और इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गए। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक स्लैग और सबमर्ज, इनमें कोई से में यूज नहीं, प्रेशर यूज किया जाएगा। अब हमारा केमिकल वेल्डिंग में भी कोई प्रेशर यूज नहीं होता। दो टाइप के बताई थी मैं, गैस वेल्डिंग एंड थर्मिट। और जो हम प्रेशर यूज करते हैं स्मिथ फोर्स में भी, इसमें भी प्रेशर यूज करेंगे, फोर्स के द्वारा, प्रेशर के द्वारा ही हम क्या करेंगे, मटेरियल को हीट ऑब्टेन करेंगे, फोर्स और प्रेशर के द्वारा। इसे फोर्स वेल्डिंग आ गया। इलेक्ट्रिकल जो हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इसमें कितना होता है, स्पोर्ट हो गए, स्पोर्ट सीम एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग,
इसमें भी हमारा क्या होगा, स्पोर्ट हो गया, सीम हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रेशर के द्वारा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के द्वारा और प्रेशर यूज किया जाएगा प्रेशर वेल्डिंग में, और मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा, प्रेशर के द्वारा ये फ्लैश वेल्डिंग होती है और प्रिक्यूशन वेल्डिंग होता है। अब केमिकल रिएक्शन के द्वारा थर्मिट वेल्डिंग दो तरीके से यूज किया जाता है हमारा, इसमें भी यूज होता है नॉन प्रेशराइज तरीके से भी, विदाउट प्रेशर के भी, और थर्मिट वेल्डिंग विद प्रेशर में भी यूज किया जाता है, और वाटर गैस वेल्डिंग भी होता है हमारा, ये भी प्रेशराइज वेल्डिंग होता है। अब हमारे फ्रिक्शन हो गया, अल्ट्रासोनिक होगी और एक्सपेल्सिव, ये सारे के सारे प्रेशराइज वेल्डिंग है, क्योंकि इसमें हम जो एनर्जी डायरेक्टली हीट ऑब्टेन नहीं करते, जैसे कि हम फोर्स के द्वारा हीट ऑब्टेन, रेजिस्टेंस के द्वारा ऑब्टेन की हीट हमने, मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा हीट जैसे फ्लैश वेल्डिंग, प्रिक्यूशन वेल्डिंग, केमिकल एनर्जी में हम क्या करें, थर्मिट वेल्डिंग, विदाउट प्रेशर भी होगा, प्रेशर वेल्डिंग होता है, वाटर गैस वेल्डिंग। अब फ्रिक्शन वेल्डिंग में दो फ्रिक्शन में वर्क पीस और एक रोटर यूज करते हैं, और जब जो दोनों साइड किसी वर्क पीस को जो होना है तो उसे रोटेशन करते हैं और हाईली प्रेशर अप्लाइड करते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग में। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में प्रेशर का भी यूज करते हैं और वाइब्रेशन को यूज करते हैं। एक्सपेल्सिव वेल्डिंग में प्रेशर भी यूज करेंगे और फोर्स भी यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे वेल्डिंग हमारे क्या होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण वेल्ड होगी, प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं इन ये फ्यूजन और नॉन प्रेशर में ये। अब हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होता है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, एक्सपेल्सिव वेल्डिंग पढ़ेंगे, फिर अल्ट्रासोनिक पढ़ेंगे, फिर डिफ्यूजन वेल्डिंग पढ़ेंगे। अब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में एक्सपेल्सिव वेल्डिंग पढ़ रही है। एक्सपेल्सिव वेल्डिंग क्या है, हाई एनर्जी ऑफ एक्सपेल्सिव यूज किया जाता है किसी भी जॉइंट को क्रिएट करने के लिए। क्या यूज करेंगे हम, एक्सपेल्सिव यूज करते हैं। हमारा एक्सपेल्सिव क्या होगा, टीएनटी आरडीएक्स होगा। इसमें क्या होगी, डेटोनेटर लगा होता है उसे जलाने के लिए, डेटोनेटर टीएनटी और आरडीएक्स को सबसे पहले क्या होगा, डेटोनेटर लगा होता है, अरेंजमेंट होती है, और उसके बाद एक्सपल्सिव लगा होता है। एक्सपल्सिव की स्पीड क्या होती है हमारी, साउंड की स्पीड से लेस देन होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड से, इन द मटेरियल, जिसको जो भी मटेरियल में क्या करना है, वेल्डेड करना है। और कोलिजन पॉइंट होगा, वेलोसिटी मस्ट बी सबसोनिक, जब आपस में दोनों कोलाइड करेंगे, फ्लायर प्लेट और हमारी टारगेट प्लेट, उनकी क्या होनी चाहिए, कोलिजन वेलोसिटी हमारी मस्ट बी सबसोनिक होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, डायग्राम है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लोजन यानी डेटोनेटर लगा, उसके बाद एक्सप्लोसिव हमारा बर्न हुआ, ये हमारा क्या है, एक्सप्लोसिव, ये डेटोनेटर है। वेल्डिंग क्या होगा, यहाँ से अब हमारा वेल्डिंग स्टार्ट होता है। ये हमारी क्या होती है, बफर प्लेट, एक बफर प्लेट यूज करते हैं, एक फ्लायर, ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, वेल्ड कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। सारी कंडीशन हम किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के द्वारा। कितना स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से चार्ज डेंसिटी भी है, डेटोनेटिंग वेलोसिटी एंड द डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लाई प्लेट, सब स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से कंट्रोल करके रखते हैं हम वेल्डिंग कंडीशन सारी। ये हमारा बेस मेटल है। ये हमारा दो मेटल को कंबाइन करने के लिए यूज किया, ये मेटल फर्स्ट है, सॉरी ये मेटल हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसे फ्लायर प्लेट बोली, ये बेस मेटल हो गया। अब क्या होता है इसका इंक्लाइनेशन एंगल, जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में इंक्लाइनेशन एंगल हमारा 1 to 10 डिग्री होता है, ये हमारा 1 to 10 डिग्री होता है। अब हाई थिकनेस सरफेस के लिए क्या यूज किया जाता है, एक्सपेल्सिव वेल्डिंग हमारा क्या यूज किया जाएगा, हाई थिकनेस सरफेस जिसकी को ज्वाइन करने के लिए लो वेलोसिटी एक्सपेल्सिव यूज किया जाता है हम इसमें। और जॉइंट विल बी फॉर्म, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण इसमें क्या होता है, जॉइंट फॉर्म होता है। क्लैडिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट लाइटिंग, शिप बिल्डिंग टू एल्यूमिनियम एंड स्टील टू एल्यूमिनियम में यूज किया जाता है। एडवांटेज, ये एडवांटेज इसके यही है कि जैसे कि अब हम सिंप्लिसिटी ऑफ प्रोसेस, आसान प्रोसेस है, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस, बड़े बड़े सरफेस मैंने बताया कि वेल्डेड भी किए जा सकते हैं। इसके द्वारा वेल्ड को प्रोड्यूस किया जाता है उन हीट ट्रीटेड मेल्ट विदाउट अफेक्टिंग द एयर, वेल्ड जो भी प्रोड्यूस किया उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तब होता है। फॉयल कैन बी बॉन्डेड टू हैवियर प्लेट, को हम इसमें क्या कर सकते हैं, बॉन्डेड कर सकते हैं उसके ऊपर फॉयल्स। वाइड रेंज ऑफ थिकनेस कैन बी एक्सपेल्सिव क्लैड टुगेदर, मतलब क्लैडिंग के एक मटेरियल पे डिफरेंट, जैसे टाइटेनियम टू एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम टू हो गया,
गुड एक्सपेंसिव बॉन्ड हैव स्ट्रेंथ इक्वल टू या ग्रेटर देन दैट ऑफ द वीकर ऑफ द टू मेटल जॉइंट। क्या तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, जो दो बॉन्ड बनेंगे, गुड एक्सपेंसिव बॉन्ड हैव स्ट्रेंथ इक्वल टू या ग्रेटर देन दैट द वीकर ऑफ द टू मेटल जॉइंट, या उससे ज्यादा होगी। इसमें लैक ऑफ पोरोसिटी होगी, फेस चेंज कम हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन लिमिटेशन है इसकी कुछ वेल्डिंग की। वो लिमिटेशन ये है कि ये हम किसी भी इंडस्ट्री एरिया में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करता है, हैवी नॉइज प्रोड्यूस करता है। इसमें लिमिटेशन ये है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हैवी नॉइज प्रोड्यूस करता है। हैवी नॉइज प्रोड्यूस करेगा एंड ग्राउंड वाइब्रेशन केस्ड बाय क्या होगी, एक्सप्लोजन के द्वारा, सॉरी ग्राउंड बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है, इसलिए हम इंडस्ट्री में यूज नहीं करते। और इसकी जो आरडीएक्स वगैरह स्टोर करते हैं, जो हमारा एक्सपेंसिव मटेरियल है, सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम होती है स्टोर करने में होती है। अगर हमारी मेटल थिकनेस कितनी होगी, ग्रेटर देन 62 mm होगी, तो हम alloy कैन नॉट बी जॉइंड इजीली, रिक्वायर हाई एक्सपेंसिव लोड। अगर 62 mm से ज्यादा है तो हमें क्या होगा, हाई एक्सपेंसिव लोड की रिक्वायरमेंट होगी, से आसानी से ज्वाइन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन भी यही बताती कि ये ज्वाइनिंग क्लैडिंग में भी यूज किया जाता है ज्वाइनिंग करने, वेल्डिंग में, क्लैडिंग में, मेटल को करने के लिए, डिसिमिलर मेटल को भी, ये डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। हीट एक्सचेंजर एप्लीकेशन जो होगी इसकी, हीट एक्सचेंजर ट्यूब, हीट एंड प्रेशर वेसल में भी यूज किया जाता है। जो डाई कास्टिंग इंडस्ट्री होती है, नोजल करने के लिए, डाई कास्ट बिस्किट्स इंडस्ट्री में जो डाई कास्ट बिस्किट बनते हैं, उन इंडस्ट्री में, नोजल्स इंडस्ट्री में भी ये यूज किया जाता है। अब अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम रेडियंट वेल्डिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, रेडियंट प्रोसेस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हमारा क्या है, एडवांस वेल्डिंग टेक्निक भी है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हमारी एडवांस टेक्निक है। इसमें क्या होता है, हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ट्रांसड्यूसर के द्वारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। 20,000 टू 16,000 हर्ट्ज तक हम इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी। और क्या करते हैं, हाईली प्रेशर अप्लाइड करते हैं, यानी लोड अप्लाइड करते हैं, यानी प्रेशर अप्लाइड किया उसमें, और हम हमारा क्या होता है, वेल्डिंग क्रिएट हो जाता है। हीट अफेक्टेड जोन इसमें क्या होगा, नेग्लेक्टेड होगा, और हाई एक्यूरेसी ऑफ जॉइंट प्रोड्यूस होता है इसमें। ये हमारा एनविल है, ये हमारा फोर्स है। इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज पे होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, और हम इसको हाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 20 टू 60,000, इसमें 10 टू 75 किलो हर्ट्ज तक लिखा हुआ है, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा कोई वर्क पीस है, ऊपर से क्या है, मास है, ऊपर क्लैंपिंग फोर्स है, लोड ऊपर से क्या करेंगे, हम लोड अप्लाई करते हैं, ऐसे फोर्स, क्लैंपिंग फोर्स के द्वारा इस पे क्या होगा, लोड अप्लाइड किया जाएगा। ये ट्रांसड्यूसर है जो कन्वर्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, और ये एनर्जी जनरेट करता है। उससे क्या होगी, हीट एनर्जी जनरेट होती है। जब हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या करेगी, हमारी हीट एनर्जी जनरेट करेगी, और हाईली फोर्स अप्लाइड लगेगा, तो हमारा क्या होगा, जॉइंट क्रिएट हो जाता है। स्टैटिक क्लैंपिंग फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस बिटवीन द वर्कपीस। ये परपेंडिकुलरली अप्लाई हुआ। द कॉन्टेक्टिक स्नो ट्रोड ऑसिलेट्स पैरेलल टू द इंटरफेस। ये स्नो ट्रेड टिप क्या करती है, यहाँ पे लगी हुई है, क्या करती है, ऑसिलेट होती रहती है, इधर उधर मूव करती रहती है इंटरफेस पे। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्टैटिक एंड ऑसिलेटिंग फोर्स प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन। वो क्या करेगा, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। जो इफेक्ट ऑफ स्टैटिक एंड ऑसिलेटिंग फोर्स, दो फोर्स लगेंगे, स्टैटिक एंड फोर्स प्रोड्यूस करेगा डिफॉर्मेशन, जो प्रमोट करेगा वेल्डिंग। अब इसके एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्गर जॉइंट प्रोड्यूस कर जा सकता है, और एक एडवांटेज और है कि इसका जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है के द्वारा जो मेटल कंबाइन किए जा सकते हैं, वो अदर जॉइंटिंग प्रोसेस के द्वारा हम कंबाइन नहीं कर सकते। तो ये इसलिए इसे एडवांस वेल्डिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। ये स्ट्रॉन्गर जॉइंट प्रोड्यूस करता है। वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू ग्लास इज पॉसिबल है, इज पॉसिबल, और कोई हमें इसमें स्लैग रिमूवल नहीं होता, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वाइब्रेशन के द्वारा जो स्लैग है हमारा रिमूव हो जाता है। अब हमारा इससे हम डिसिमिलर मेटल,
अगर दोनों मेटल है हमारे डिसिमिलर मेटल है, उनके मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट भी हैं, तब भी हम इट्स कैन इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसमें यही है कि अब हमारा डिसएडवांटेज ये हो गया कि यह प्रोसेस एप्लीकेबल है 3.2 mm थिकनेस तक, और ड्यू टू फटीग लोड के कारण इसमें क्या होता है, लाइफ ऑफ इक्विपमेंट की क्या हो जाती है, शॉर्ट होती है, और इतना इकोनॉमिकल वेल्डिंग नहीं है, यूज नहीं किया जाता। अगर हम कंपेयर करें अदर वेल्डिंग से कंपेयर करें तो इकोनॉमिकली इसका इतना यूज नहीं है। एप्लीकेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों कंपोनेंट में यूज किया जाएगा। एल्यूमिनियम वायर सीट वेल्डिंग करने के लिए, एल्यूमिनियम और वायर सीट में फैब्रिकेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल एलिमेंट को, और हमारा जो यूज किया जाता है इस थिन मेटल सेक्शन में यूजिंग लैप जॉइंट बनाने में, जिसके जो हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग से भी जॉइंट कर सकते हैं, उनमें भी ये यूज किया जाता है थिन मेटल सेक्शन के लिए। अब हम स्टडी करेंगे फ्रिक्शनल वेल्डिंग की। फ्रिक्शनल वेल्डिंग में क्या होता है, ये हमारे क्या है, दो वर्कपीस हैं। एक वर्कपीस क्या है, मोटर से कनेक्टेड है, और एक वर्कपीस को हमने क्या रखा हुआ है, स्टेशनरी रखा हुआ है। क्या हो रहा है, इसके अंदर लीनियर रोटेशन मोशन हो रहा है। स्पीड इसमें 4000 से 600,000 आरपीएम रखी, प्रेशर लगाया है इसमें 14 टू 400 मेगा पास्कल, और ज्वाइंट किया जाता है ये एक्सल हो गया, हल हो गया, ड्रिल बिट, पाइप एंड गोल के लिए ज्वाइंट किया जाता है। क्या होता है, इसमें हीट जनरेटेड होती है। जब एक फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शनल के कारण इसमें हीट जनरेटेड होती है, और उस हीट जनरेटेड से और हाईली प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, और मेटल हमारा क्या हो जाता है, ज्वाइन होता है। अब दोनों में क्या होगा, हीट जनरेटेड, फ्रिक्शनल हीट जनरेटेड होगी बिटवीन द वियर रेजिस्टेंस वेल्डिंग टूल के बीच में। ये दो हमारे वर्कपीस है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, दोनों को हाईली प्रेशर अप्लाइड करेंगे, और इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट से हीट जनरेट और प्रेशर अप्लाइड करेंगे, और हमारा वेल्ड क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है, इसमें टूल शोल्डर हो गया, रोटेशन हो गया, फोर्स हो गया, और ट्रांसफर मोशन हो गया वर्कपीस। क्या हो गया, ट्रांसफर मोशन हमारा इस साइड हुआ है, फोर्स अप्लाइड हुआ, और हमारा क्या होता है, ये हमारा टूल क्या होता है, टूल शोल्डर क्या होता है, मूव होता है। ये हमारे क्या है, दो क्या है, मेटल है, इनको हम क्या करें, कंबाइन कर रहे हैं। इन दोनों वर्कपीस को क्या कर रहे हैं, कंबाइन करने के लिए हमने फोर्स और वर्कपीस लगाया, रोटेशन इससे ज्वाइंट हुआ। सिमिलरली ऐसे ये रोटेशन हुआ, इससे ज्वाइंट हुआ। अब हमारे दो ऑसिलेशन है, ये हमारे फ्लैश है। इसमें क्या होगा हमारा, अब इसमें क्या होगा, अगर हमारा क्या हो रहा है, हीट जनरेट होगी, फ्लैश यानी एक ब्राइट लाइट सी जनरेट होगी, यानी हीट जनरेट होगी, और प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो दोनों मटेरियल क्या हो जाएंगे हमारे, इतने एरिया पे क्या होगी, हमारी हीट जनरेट होगी, ये दोनों वर्क पीस हमारे क्या हो जाएंगे, जो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। इसी प्रकार सिमिलरली ये हमारा कोई रोटेशन है, हम इसमें क्या करते हैं, लीनियर रोटेशन करेंगे, और फोर्स अप्लाइड करेंगे। उसके बाद इसमें भी क्या होगा, फ्लैश यानी हीट जनरेट होगी यहाँ पे, और ये भी फोर्स के द्वारा दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अब एडवांटेज क्या होते हैं इस वेल्डिंग के, देख, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें हमें जो एडवांटेज यही होता है कि गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिलती है, कोई भी टॉक्सिस वगैरह नहीं होती इसमें, यानी जैसे हम गैसेस वेल्डिंग हो गई, टॉक्सिस फ्यूम या स्वेटर या मोल्टन मेटल इधर उधर चला जाता है, स्वेटर चारों साइड फैल जाता है, इसमें कोई नहीं होती। सीधी सी बात है, कोई कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी यूज नहीं होता। एल्यूमिनियम कोई शिल्डिंग गैस भी रिक्वायर्ड नहीं होती। शिल्डिंग गैस क्या होती है, जो उसे शिल्डिंग गैस इसलिए यूज की जाती है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं वो उसमें एंट्रैप्ट ना कर जाए, और उसमें से पोरोसिटी वगैरह या उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, शिल्डिंग गैस का यूज करते हैं। इसमें इजीली ऑटोमेटेड होता है, सिंपल मिलिंग मशीन, लोअर सेटअप कॉस्ट होती है, लेस ट्रेनिंग, कोई ज़्यादा कास्ट ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लिमिटेशन क्या होती है इसमें कि एग्जिट लेफ्ट व्हेन टूल इज विथड्रॉन, लेस फ्लेक्सिबल होता है, हमारा जो मैनुअल आर्क वेल्डिंग होता है उससे कम फ्लेक्सिबल होगा। अब हमारा ये हो गया फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है, इसमें ब्लैक स्मिथ क्या होते हैं, हैमर वगैरह का यूज करते हैं। ये हमारे दो वर्क पीस हैं, बाय फोर्स के द्वारा पहले हम क्या कर लेंगे, मेटल को किसी हीट कर लेंगे, मेटल को क्या कर लेंगे, गर्म कर लेते हैं, यानी हीट कर लेंगे। मेटल हमारा जब रेड हो जाता है,
रेड आउट हो जाएगा। जब हमारा मेटल होगा तब हम क्या करेंगे, हैमर के द्वारा मेटल को क्या कर दिया जाता है, आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है इनवेल पर रखकर। यह एग्रीकल्चर पार्ट या टूल्स में यूज किया जाता है। इस टाइप का क्या होगा, हमारा हैमर होता है। बाई हैमर के द्वारा हम इसको एक दूसरे से कंबाइन कर देते हैं। ये हमारा फोर्स वेल्डिंग हो गया। अब डिफ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है, ये हमारा हाई लेवल ऑफ फोर्स। इसमें भी क्या करते हैं, हम रेड आउट करते हैं, रेड आउट करेंगे इसमें भी, और इसमें लगाएंगे हाई लेवल ऑफ फोर्स लगाते हैं, अवॉइड करते हैं फॉर्मेशन ऑक्साइड को। इसे हम एक कंप्लीट क्या करेंगे, चैम्बर के अंदर प्रोसेस को करते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ मेटल, क्रेमिक वगैरह का ज्वाइनिंग करने के लिए आता है, यूज किया जाता है। ये रहा हमारा, इसमें क्या हो गया, फोर्स दोनों साइड से हमने क्या किया, फोर्स लगाया। ये भी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। प्रोड्यूस क्या करता है, कोएलेंसेस, मतलब किसी भी दो मेटल को ज्वाइनिंग करने को हम क्या बोलते हैं, कोएलेसेंस बोलते हैं। ऑफ द फेइंग सरफेस बाय द एप्लीकेशन, प्रेशर लगाएंगे और एक रेड आउट कर लेंगे मटेरियल को। सबसे पहले इसमें भी क्या कर लेंगे, जो एलिवेट टेम्परेचर है उस टेम्परेचर यानी रेड आउट कर लेंगे। और प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व मैक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन, रिलेटिव मोशन ऑफ द वर्क पीस। A solid filler metal may or may not be inserted between the fairing surface। इसके बीच में क्या होता है, जो हमारा फेइंग सरफेस होगा, इसके बीच में दो सरफेस है, इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्टेड भी कर सकते हैं हमारे फिलर मेटल को, या नहीं भी। ये हमारा डिफ्यूजन वेल्डिंग है। अब हम क्या सबसे पहले पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पोर्ट वेल्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्पोर्ट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड। और दूसरा हमारा जो वर्क पीस हमने यूज किया, वो वर्क पीस हमारा क्या होना चाहिए, दो वर्क पीस यूज करें, वो कंडक्टिव होना चाहिए। अगर हमारा वर्क पीस कंडक्टिव नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन नहीं कर सकते मेटल को। अगर एक तो दूसरी कंडीशन ये होगी, वर्क पीस हमारा क्या होगा, ये होगा। ये हमारा नगेट फॉर्म होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है। हाइट ऑफ नगेट टू टू टी इंडिशिएशन होती है, जो साइकिल टाइम होता है, स्क्विज टाइम बोलते हैं। ये हमारा स्क्विज टाइम हो गया। फिर इसके बाद हमारा वेल टाइम होगा, वेल टाइम से फिर यहाँ तक होल्ड टाइम होगा हमारा। उसके बाद हमारा ऑफ टाइम होगा, ये हमारा ऑफ टाइम हो गया। प्रेशर यहाँ तक क्या हमारा कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, ये भी हमारा, यानी वेल टाइम से हमारा होल्ड टाइम तक कांस्टेंट प्रेशर रहता है। और फिर इस एरिया में हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ये हमारा साइकिल टाइम है कंप्लीट का। ये हमारे क्या है, दोनों साइड हमने क्या किया, टर्म्स लिखे हुए हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। दोनों साइड हम फोर्स या प्रेशर बोलते हैं। ये हमारे कॉपर की इलेक्ट्रोड है और ये हमारा वेल्ड हो जाता है, एसी पावर सप्लाई करते हैं। इसमें क्या होती है, हीट जनरेटेड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है। और बाई फोर्स के द्वारा जब तक हमारा मेटेरियल क्या प्रॉपरली कंबाइन नहीं होता, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसके बाद हम रिलीज करेंगे प्रेशर को। अब हीट सप्लाइड क्या होगी हमारी, H इज इक्वल टू कितनी होगी, आई स्क्वायर आर टी। आई क्या होता है, करंट हमारा एम्पियर में होता है, आर हमारा रेजिस्टेंस और टी हमारा टाइम होता है। डायमीटर ऑफ नगेट डी 6 अंडर रूट में टी होती है। हीट यूज इन मेल्टिंग, कौन कौन सी सेंसिबल हीट यूज की जाती है और लेटेंट हीट यूज की जाती है। हीट इन वेल्डिंग में मेल्टिंग पॉइंट यूज की जाती है, एम सी डेल्टा टी और एम एल। वी क्या होगा हमारा, वॉल्यूम पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर एच। और एफिशिएंसी क्या होगी, हीट इन मेल्टिंग और हीट सप्लाइड, कितनी मेल्टिंग में लगी हीट और कितनी सप्लाइड में लगी, ये हमारी एफिशिएंसी। एप्लीकेशन होती है, लेफ्ट जॉइंट में यूज किया जाता है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी क्या होता है, यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सरफेस क्या होते हैं, डेंट फॉर्म करता है, सरफेस पे क्या होता है, डेंट डाल देता है। और कोई नो लीक प्रूफ जॉइंट से हमारा पॉसिबल नहीं है। अब हमारा होता है कंटिन्यूस वेल्डिंग। कंटिन्यूस वेल्डिंग में हमें दो रोलर यूज करते हैं। कंटिन्यूस वेल्डिंग में हम क्या करेंगे,
टू रूलर यूज करते हैं और इन रोलर की हम डायमीटर को वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क पीस के। और इससे हमें क्या मिलेगा, लीक प्रूफ जॉइंट पॉसिबल होते हैं। यूज फॉर जॉइनिंग पाइप, फ्यूल टैंक, रेडिएटर बॉडीज में भी यूज किया जाता है। और फॉर जॉइनिंग डिफरेंट थिकनेस ऑफ मटेरियल थ्रू रेजिस्टेंस कंट्रोल बाय चेंजिंग डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। जो रोलर है इन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इनकी डायमीटर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट थिकनेस मटेरियल को भी हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे हम इनकी डायमीटर को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं 14 टू अराउंड 350 mm तक। ये हमारा सीम वेल्डिंग है, सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। ये हमारे अपर इलेक्ट्रोड व्हील, इन्हें रोलर बोलते हैं, अपर इलेक्ट्रोड व्हील, ये हमारा लोअर होते हैं। इसमें हमें जो वेल्डिंग मिलता है वो कंटिन्यूअस मिलता है, यानी लीक प्रूफ जॉइंट पॉसिबल है। जॉइनिंग पाइप, फ्यूल टैंक, रेडिएटर बॉडीज में है इस टाइप से ऐसी पावर सप्लाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पोर्टलेस वेल्डिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। जो हमारी स्पोर्ट्स वो डेंट फॉर्म हो रही थी स्पोर्ट वेल्डिंग में, इसमें कोई भी हमारा क्या होगा, डेंट फॉर्म नहीं होगा। स्क्रू और नट के लिए यूज किया जाएगा। फैब्रिकेशन ऑफ जॉइनिंग ऑफ वायर मेश। मिनिमम एरिया क्या होता है, प्रोजेक्शन का होगा। और दीज प्रोजेक्शन इन ए मेटल इज क्रिएटेड बाय सीट या मेटल ऑपरेशन कॉल्ड एम्बोसिंग। ये प्रोजेक्शन मेटल क्रिएटेड किया जाता है बाय सीट, मेटल ऑपरेशन में क्या करा जाएगा, हमारा यूज किया जाएगा। ये हमारा क्या है, कोई फ्लैट, ये हमारी कोई है सीट मेटल के लिए यूज किया जाएगा ना, एम्बोसिंग बोलते हैं। अब हमारा कोई मेटल है, इसे ज्वाइनिंग कर लेंगे, ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारी सीट है, ये हमारी क्या है, प्रोजेक्शन है। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वेल्ड नगेट क्या होगी, जॉइंट प्रोड्यूस कर देगा आफ्टर वेल्डिंग, ये होगा। अब हमारा नेक्स्ट है केमिकल वेल्डिंग यानी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में जॉइंट क्रिएटेड किया जाएगा बाय हीट विच ड्यू टू फ्यूल केमिकल रिएक्शन के द्वारा। केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, जो इनको प्रोड्यूस करेंगे, जो हीट होगी वो केमिकल रिएक्शन, इसमें गैसेज यूज की जाएंगी, दो गैसेज यूज की जाएंगी। एक तो एसिलीन यूज की जाती है सिलेंडर के अंदर, एक तो एसिलीन यूज की जाएगी और दूसरी हमारी ऑक्सीजन यूज की जाती है। दूसरी हमारी ऑक्सीजन यूज की जाएगी। ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च होती है, इन्हें बोलते हैं हम होस पाइप यूज होते हैं। 2.5 मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होते हैं और 1 मोल हमारा ऑक्सीजन जो सिलेंडर से आती है 1 मोल, और 1.5 मोल हमारी क्या होगी, एटमोसफियर से ऑक्सीजन लेते हैं। प्राइमरी रिएक्शन हमारी क्या होगी, C2H2 प्लस O2 TCOH2 और हीट जनरेट होती है। उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन हमारी क्या होगी, ये वाली रिएक्शन होगी, इसमें हम 3/2 यानी 1.5 का यूज करेंगे, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करेंगे। और फिर हमारी टी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस हीट जनरेट होगी। अब 1.5 मोल टेकन क्या लेगा, वो एटमोस्फेयर से लेगा। फिलर मेटल, नॉर्मल सी बात है, फिलर मेटल इसमें यूज होता है। जब हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ा था उसमें क्या होता है, हमारा कोई फिलर मटेरियल यूज नहीं होता है। इसे जो ऊपर वाले को कोई भी सेमी स्किल्ड भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेमी स्किल्ड भी परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे इसको भी सेमी स्किल्ड परफॉर्म कर सकता है। अब हमारा क्या होगा, टी लेस देन 5 mm, नो फिलर रिक्वायर्ड। अगर इसमें भी क्या होगा, अगर हमारा 5 mm से कम है तो फिलर रिक्वायर्ड नहीं है, अगर ग्रेटर देन 5 mm है तो हमें फिलर रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। अब हमारा क्या होगा, O2 C2H2 अगर हमारा इक्वल टू 1 है तो ये यूज किया जाता है, इसे बोलेंगे हम न्यूट्रल फ्लेम। इसे बोलेंगे अगर O2 C2 यानी ऑक्सीजन और एसिलीन की वैल्यू हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन और एसिलीन की वैल्यू 1 होती है हमारी, तो उसे न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। अगर हमारी
ग्रेटर देन क्या है 1 है तो उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलेंगे। अगर हमारी लेस देन क्या है O2 या एसिलीन यानी ऑक्सीजन एसिलीन लेस देन 1 यानी 0.85 टू 0.9 तो उसको हम कार्बनाइजिंग फ्लेम बोलेंगे। ये हमारा क्या है गैस वेल्डिंग है। प्रिंसिपल हमें यहाँ पे कोई वेल्ड ज्वाइंट करना है, बताए अगर 5 से कम होगी तो हम फिलर मेटल का यूज नहीं करेंगे, ग्रेटर देन होगी तो हमारी फिलर। ये नीडल वाल है, वेल्डिंग सोर्स है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा क्या होगा ब्लैक हो गया और सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, मैरून टाइप का होता है हमारा। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक होगा और सिलीन सिलेंडर शायद मरून टाइप होता है, मैं चेक करके बताऊंगा, कंफर्म नहीं है मुझे। दोनों सिलेंडर ब्लैक नहीं होते। मैरून टाइप होता है वैसे हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर हो शायद। हमारा जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा वो कंफर्म है कि वो ब्लैक ही होगा और ये हमारा मरून होता है। और एसिलीन के सिलेंडर का कलर मैरून टाइप होता है। ये हमारा कौन सा कलर है मरून, मैरून बोलते हैं, सॉरी मैरून बोलते हैं। अब हमें न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में देखते हैं। न्यूट्रल फ्लेम क्या होती है, इसमें 3 कोन होते हैं। जो हमारी कार्बोनाइजिंग फ्लेम होती है उसमें 3 कोन होंगे। एक हमारा कौन सा कोन होगा एक्स्ट्रा, इसमें इनर और आउटर एनवेलप होगा हमारा। इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एसिलीन की होगी, आल्सो नोन एज बैलेंस फ्लेम के नाम से जानी जाती है और यूज फॉर माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए। न्यूट्रल फ्लेम हम किस लिए यूज करेंगे, माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए यूजुअली ये यूज की जाती है। 2 कोन होंगे, इनर कोन होगा और आउटर एनवेलप होगा हमारा। सेकंड हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी हमारी। इसमें क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनर कोन और आउटर दो ही कोन होंगे। एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, इसमें इक्वल अमाउंट होती है ऑक्सीजन एंड स्टीम की, इसमें एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन होगी। इनर कोन क्या होता है लेस लुमिनियस होगा, ये हमारा इनर कोन है वो कम लुमिनियस होगा एंड शॉर्टर कुछ छोटा होगा। आउटर एनवेलप इज शॉर्ट और आउटर एनवेलप भी हमें क्या दिखाई दे रहा है शॉर्ट है और नैरो है। यूज किया जाता है कॉपर और जिंक के लिए यूज की जाती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में 3 कोन होंगे, इनर कोन होगा, आउटर एनवेलप होगा और हमारा इंटरमीडिएट कोन होगा। इनर कोन हो गया, ये हमारा क्या हो गया इंटरमीडिएट कोन हो गया और ये हमारा क्या होगा आउटर एनवेलप होगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ एस्टिलीन, इसमें एस्टिलीन की एक्सेस अमाउंट होती है और ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन की होती है। इट हैज 3 सेक्शन, इनर कोन होंगे, इनर कोन होगा, आउटर एनवेलप और इंटरमीडिएट कोन। एंड इंटरमीडिएट कोन विद वाइटेस्ट कलर, जो इंटरमीडिएट कोन होता है कुछ उसका वाइटेस्ट कलर होता है एंड आउटर कोन ऑफ पुलिस कलर मतलब ब्लू कलर टाइप होता है। आउटर कलर हमारा क्या होगा ब्लू कलर होता है। यूज ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन, ये यूज की जाती है हाई कार्बन स्टील के लिए एंड कास्ट आयरन के लिए यूज की जाएगी। ये यूज की जाती है माइल्ड स्टील और न्यूट्रल फ्लेम, माइल्ड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील ये यूज होगी कॉपर एंड जिंक के लिए। ऑक्सीडाइजिंग कॉपर एंड जिंक के लिए, न्यूट्रल फ्लेम माइल्ड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील और कार्बनाइजिंग वो कार्बनाइजिंग फ्लेम हाई कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन के। अब हमारा न्यूट्रल फ्लेम में क्या होगा माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय होता है। ये हमारा इनर कोन है, इसका टेम्परेचर क्या होगा न्यूट्रल फ्लेम में, जो इनर कोन का टेम्परेचर कितना होता है हमारा 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मैंने ऑलरेडी माइल्ड स्टील स्टेनलेस स्टील ये यूज और भी की जाएगी, लो कार्बन स्टील के लिए भी यूज की जाएगी, लो कार्बन स्टील के लिए भी, एल्यूमिनियम अलॉय के लिए भी ये क्या करेगी यूज की जाती है न्यूट्रल फ्लेम। और 3200 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। अगर हमारा क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का हमारा टेम्परेचर कितना होगा 3300 डिग्री होगा। इसका टेम्परेचर हमारा 3300 डिग्री भी होता है। अब जो यूज की जाएगी कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम,
यूज की जाती है। मैंने बताया कॉपर और जिंक तो मेन होंगे ही होंगे, ब्रास एंड ब्रोंज के लिए भी यूज की जाती है। 2 और के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्रास एंड ब्रोंज के लिए भी यूज की जाएगी। अब हमारा रेड्यूसिंग फ्लेम, रेड्यूसिंग फ्लेम हमारी क्या होगी, इंटरमीडिएट फ्लेम का कलर क्या होता है, रेड होता है। देखो आउटर फ्लेम का कलर मैंने बता दिया कि कुछ ब्लू होता है, यानी ब्लू होता है, और इनर का होता है हमारा व्हाइट। और इंटरमीडिएट का हमारा क्या बताया, अनब्रंट कार्बन के कारण क्या होगा, इंटरमीडिएट फ्लेम का कलर हमारा रेड होगा। ये हमारी ब्राइट व्हाइट होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये मैंने बता ही दिया था कि इनर कोन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, शॉर्टर होगी। ये हमारी ब्राइट व्हाइट होती है और ये इंटरमीडिएट कलर रेड होता है। ये यूज की जाती है हाई कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन के लिए। ये निकेल बेस्ड एलॉय के लिए भी यूज की जाती है, एक हाई कार्बन स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए, और निकेल बेस्ड एलॉय के लिए भी यूज की जाती है। अब हमारी क्या होती है, फोर हेड टेक्निक होती है और बैक हेड टेक्निक होती है। ये हमारी क्या होगी, फोर हेड टेक्निक और बैक हेड टेक्निक। इसमें क्या होते हैं, प्री हीटिंग करते हैं मटेरियल को। क्या होता है, फोर हेड टेक्निक में हम क्या करेंगे, प्री हीटिंग, मटेरियल को पहले से ही हम क्या कर देंगे, इसमें प्री हीट कर देंगे। मटेरियल को क्या है, यहाँ से पहले ही हीट हो जाएगा हमारा, ये मटेरियल हमारा पहले ही हीट होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, फिलर रोड होगा, उसके बाद इसमें वेल्ड होगा। इसमें क्या करते हैं हम, मटेरियल को प्री हीट नहीं करते, पोस्ट हीट करते हैं। यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन इसमें इस साइड होगी, इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इस साइड होती है। यानी हम टॉर्च को क्या करते हैं, आगे की ओर लेके चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पीछे की ओर, इसमें पोस्ट हीट करेंगे। जो हमारी फोरहेड या पुश वेल्डिंग के होते हैं, फ्लेम या इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं, वो टूवर्ड होता है डायरेक्शन ऑफ वेल्ड प्रोग्रेशन के। वो कितना होगा, टूवर्ड होगा डायरेक्शन और वेल्ड प्रोग्रेस के। और जो फ्लेम या इलेक्ट्रोड इज पॉइंटेड क्या होगा, अवे होगा, अवे होता है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेल्ड प्रोग्रेस। जो फ्लेम और इलेक्ट्रोड दोनों क्या होंगे, पॉइंटेड होंगे अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेल्ड प्रोग्रेशन, उससे दूर होंगे। ये क्या होगा, पॉइंटेड होता है। जो फ्लेम और इलेक्ट्रोड पॉइंटेड होगा डायरेक्शन ऑफ वेल्ड प्रोग्रेशन। टॉर्च इंक्लाइंड, ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, 135 टू 150 डिग्री होता है विद फीड वेक्टर के। टॉर्च इज इंक्लाइंड एंड एक्यूट एंगल यूजुअली 30 टू 45 डिग्री होगा विद फीड वेक्टर के। टॉर्च इज सिचुएटेड अबव द, क्या होती है, डिपोजिट वेल्ड बीड पे होती है। जो टॉर्च हमारी सिचुएटेड होती है वो अबव होती है वेल्ड बीड के। द टॉर्च डज नॉट रिमेन अबव द वेल्ड बीड, rather it remain above the unfilled root gap. Filler metal is applied a head of the torch. Filler metal को क्या होता है, applied होता है a head of the torch, टॉर्च के आगे फिलर मेटल अप्लाइड होता है फॉरवर्ड में। अगर बैकवर्ड में क्या होता है, जो फिलर मेटल होता है अप्लाइड बिहाइंड द टॉर्च, टॉर्च के पीछे अप्लाई होता है। प्री हीटिंग टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। देखो फोर हेड में प्री हीटिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। प्रीट मतलब मटेरियल पहले से ही प्रीट हो जाए। जो हमारी फिलर रोड है, ये हमारी फिलर रोड, इसमें यहाँ पे होगी इसकी डायरेक्शन, यानी यहाँ पे कहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, प्री हीट नहीं होगा मटेरियल। इसमें क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ से मटेरियल क्या हो गया, प्री हीट हो गया। ये रोड यहाँ है तो ये इससे पहले ही प्री हीट हो जाता है। ये क्या नहीं होता, प्री हीट, ये प्री हीट नहीं होता पहले। तो ये इसे पोस्ट हीटिंग इसलिए बोला गया, यानी प्री हीटिंग टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। इसमें प्री हीटिंग अकर होगी नहीं होगी, नो पोस्ट हीटिंग अकर, पोस्ट हीटिंग इसमें नहीं होती। इसमें क्या होगी, पोस्ट हीटिंग होगी। वेल्ड होने के बाद, जो वेल्ड बीट के बाद उस पर क्या हो जाएगी, हीटिंग होती है। द वेल्ड जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू अंडरस्टैंड रेसिड्यूजल स्ट्रेसेस। इसमें क्या होंगे, रेसिड्यू, इसमें रेसिड्यूजल स्ट्रेस पोस्ट हीटिंग के कारण इसमें रिमूव हो जाते हैं, दैट हेल्प रिलीव हो जाते हैं रेसिड्यूजल स्ट्रेस। ऑफर गुड विजिबिलिटी टू द वेल्डर। इसमें क्या होती है, गुड विजिबिलिटी होती है वेल्डर को, लेकिन इसमें पोस्ट द वेल्ड जोन है पुअर विजिबिलिटी, पुअर विजिबिलिटी होती है। इट प्रीफर्ड जॉइनिंग थिन प्लेट यूजुअली अप टू 3 mm तक ही वो होता है ज्वाइनिंग करने के लिए। इट इज प्रीफर्ड टू ज्वाइनिंग थिकर प्लेट, ये यूज किया जाता है थिकर प्लेट को ज्वाइन करने के लिए। अब हमारा आता है, हमने पढ़ी ली थी फोर डायरेक्शन ऑफ फोर हेड टेक्निक क्या होती है। डायरेक्शन हो गया हमारा
मूव कैसे होगा, ये हमारा मूव होता है राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये राइट साइड से और लेफ्ट साइड को मूव होगा। ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड को मूव होगा। अब हमारा थर्मिट वेल्डिंग आता है। थर्मिट वेल्डिंग सिमिलर होता है कास्टिंग एप्लीकेशन के लिए। जो थर्मिट वेल्डिंग होता है हमारा सिमिलर होगा कास्टिंग एप्लीकेशन के लिए। ये यूज किया जाता है ज्वाइनिंग रेल, जो हमारी रेलवे ट्रैक होता है उसको ज्वाइनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम इस टाइप से ये हमारा डायग्राम होगा, ये वाला डायग्राम। इसमें क्या होगा, कौन शेप होगा, इसमें हम क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम Fe3O4 और Al का रेशियो 3:1 रेशियो में हम कौन जो शेप वेसल की है, इसमें हम क्या करेंगे, फिल अप कर देंगे एल्यूमिनियम को भी और आयरन ऑक्साइड को भी, यानी Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम को इसके अंदर फिल अप कर देंगे। और उसके बाद जो मोल्टन होगा, इसमें जो हम मोल्टन डालते हैं फिलअप करेंगे Fe3O4 को, मोल्टन मेटल पोर्ट करते हैं हम इसके अंदर। उसके बाद ये मेल्टन क्या जाता है, हमारा राइजर लगा होता है यहाँ पे, ये राइजर होगा, ये मोल्ड लगी होगी, ये रेलवे सेक्शन जहाँ पे हमें वेल्ड करना है, ये टेम्परेचर ऑपरेटेड थिम्बल लगा होता है, टेम्परेचर ऑपरेटेड थिम्बल, और उसमें क्या होता है फिलअप कर देते हैं। थर्मिट मिक्सचर बोलते हैं हम इसको Fe3O। इसमें थर्मिट मिक्सचर हमने क्या किया, जो कौन से फेसल होगा इसमें हम फिलअप कर देंगे थर्मिट मिक्सचर पर, वो उसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है। और हमारा क्या हो जाता है, इसके जाने के बाद वेल्ड कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी रिएक्शन है, 3Fe3 और 8 एल्यूमिनियम 9 मोल्टन आयरन हो गया हमारा Al2O3 प्लस हीट जनरेट होगी और हमारा क्या हो जाएगा, रेलवे ट्रैक ज्वाइन हो जाता है। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है, इजी प्रोसेस होता है, इसमें कोई स्किल्ड लेबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel.